Hello students, I'm back with the second part of this video series. पहले पार्ट में हमने क्लास 12th के सैम्पल पेपर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहले 5 MCQs को डिस्कस किया। तो आज हम अगले 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, टपल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पहली बात ये पता है कि टपल क्या होता है। टपल इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस। और जितने भी सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं, हमें पता है 3 डेटा टाइप्स हैं सीक्वेंस वाले, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स में सबसे पहली चीज जो होती है वो है इंडेक्सिंग। और क्योंकि इंडेक्सिंग होती है इसीलिए इन्हें हम ऑर्डर्ड लिस्ट्स भी बोलते हैं। ये इनमें क्योंकि ऑर्डर होता है, सीक्वेंसिंग होती है, जहाँ पे भी सीक्वेंसिंग आ जाएगा वो वाला डेटा टाइप आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। अब टपल हमें पता है, टपल्स आर इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल का मतलब ये है, कई लोग इसको कैसे बोलते हैं कि इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये एक सब बहुत गलत डेफिनेशन है इम्यूटेबिलिटी का। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। भाई अगर आज मैंने टपल 1 लिखा है 1 2 3, तो क्या मैं उसको चेंज करके 1 2 3 4 नहीं कर सकती? मेरा आंसर है बिल्कुल कर सकती हूँ। लेकिन डिफरेंस यही हो जाता है कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, जैसे एक बार मैंने टपल को यहाँ बना दिया, मेरा टपल यहाँ बन गया 1 2 3, तो अब मुझे इसमें चेंज करना है, तो वो चेंज इसी मेमोरी में इसी जगह पे नहीं होगा। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चेंज को कहीं और करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है कि आपका जो टपल 1 है ये तो आइडेंटिफायर है, अब ये किसी और एरिया को पॉइंट करेगा और उस दूसरे एरिया में वैल्यूज आपके अलग होंगे। मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे अब कोई काम नहीं होगा, ये थ्रू गार्बेज कलेक्शन चला जाएगा हमारे हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी कौन सी होती है, हर प्रोग्राम के पास अपनी एक छोटी सी फ्री मेमोरी का रिजर्व होता है, जिसको हीप मेमोरी कहते हैं। तो जब भी हीप मेमोरी में कोई मेमोरी आप, अब जैसे ही एक प्रोग्राम में हमने टपल यूज किया या कोई भी इम्यूटेबल वेरिएबल यूज किया, तो पुराना जो मेमोरी लोकेशन था जहां हमने ऑब्जेक्ट को पहले बनाया था, वो वाला मेमोरी लोकेशन तो अब इनवैलिड हो गया। तो वो क्या होता है, पाइथन में गार्बेज कलेक्शन के थ्रू वो जो ऑक्यूपाइड मेमोरी है उसको खाली किया जाता है, उसको वापस हीप मेमोरी में भेज दिया जाता है, ताकि उस प्रोग्राम में आगे अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स हो तो वो पूरी हो सके, क्योंकि प्रोग्राम अपने मेमोरी की सारी रिक्वायरमेंट्स हीप मेमोरी से ही पूरी करता है। तो अब टपल 1 के अंदर हमने ये वैल्यूज दे दी, तो जितनी बार भी टपल 1 को हम चेंज करेंगे उतनी बार ये टपल 1 में इसमें क्या होगा कि एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा कहीं और। अब टपल 1 पुराने वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट ना करके उस नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो ये तो हो गया, ये हो गई इम्यूटेबिलिटी की बात। अब हमें एक चीज ये देखना है कि ये इम्यूटेबिलिटी को हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टपल 1 इज 1 2 3, सही है। तो ये हो गया आपका टपल 1 which is pointing to a memory location containing 3 values 1 2 3। ठीक है, वैसे टपल का इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आप देखें तो वो थ्रू पॉइंटर्स, 1 लेवल ऑफ पॉइंटर्स के फॉर्म में होता है। और लिस्ट्स में भी पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन लिस्ट्स में 2 लेवल्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिटेल्ड उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ मेन उसका वर्किंग देखना है। तो 1 2 3 हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है टपल 2 इक्वल्स टपल 1। अब
टपल 2 इक्वल्स टपल 1, तो अभी के लिए तो टपल 2 आपका कहाँ पे पॉइंट करेगा, टपल 1 में ही, इसी में पॉइंट करेगा, ठीक है, इसी टपल को पॉइंट करेगा, है ना। तो अभी आप अगर टपल 1 को प्रिंट करें या टपल 2 प्रिंट करें, हमें आंसर यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टपल 1 प्लस इक्वल्स 4, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टपल 1 में अगर हमें एक और एलिमेंट को जोड़ना है, तो एक और एलिमेंट जोड़ने के लिए वैसे इस यहाँ क्या यूज किया गया है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका मतलब है इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो जाता है टपल 1 इक्वल्स टपल 1 प्लस 4। अब ये 4 के बाद कॉमा का क्या मतलब है, दिस इज अ टपल कंटेनिंग अ सिंगल आइटम या सिंगल एलिमेंट। अगर आप 4 को ऐसे लिखते हैं तो ये इंटीजर ही कहलाएगा, लेकिन अगर आपको उसको टपल ही बनाना है तो 4 के बाद एक कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। तो किसी भी टपल में अगर सिंगल एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना जरूरी होता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टपल 1 और 4 के बीच में क्या करा रहे हैं, कॉनकैटिनेशन, मतलब दो टपल्स को हम जोड़ रहे हैं। कॉनकैटिनेशन इज अ टपल ऑपरेशन, जो हमने ऑपरेशंस ऑफ सीक्वेंसेस में पढ़ा है। ये स्ट्रिंग्स में, दो स्ट्रिंग्स के बीच में भी हो सकता है, दो टपल्स के बीच में भी हो सकता है, और दो लिस्ट्स के बीच में भी हो सकता है। तो अभी टपल 1 में जो एलिमेंट्स थे 1 2 3, उसके साथ में एक और एलिमेंट जुड़ जाएगा, दैट इज 4। तो अब टपल 1 आपका इस 1 2 3 को पॉइंट नहीं करेगा, तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, लेट अस इरेज दिस एसोसिएशन। और अब ये टपल 1 किसको पॉइंट करेगा, एक दूसरे मेमोरी लोकेशन में पॉइंट करेगा जिसमें 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इस 1 2 3 को अब टपल 2 पॉइंट कर रहा है, और 1 2 3 4 को पॉइंट कर रहा है टपल 1। तो अब हमारे पास ये दोनों हैं। अब नीचे जो स्टेटमेंट यहाँ है, प्रिंट टपल 1 इक्वल्स टपल 2। अब डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, वेदर एल वैल्यू इज इक्वल टू आर वैल्यू और नॉट। तो इस केस में टपल 1 आपका 1 2 3 4 है, टपल 2 आपका 1 2 3 है, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करा रहे हैं, तो ये साफ है कि बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स होगा। अब ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ माई डिक्ट इज अ डिक्शनरी। अब आ गया क्वेश्चन हमारे पास डिक्शनरी का। तो आपको दिख रहा होगा जब बारी बारी से, कभी टपल, कभी लिस्ट, कभी डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में देखने को बहुत मिलेंगे। as defined below, then which of the following statements will raise an exception। अब डिक्शनरी तो है ही, साथ में एक्सेप्शन का कंसेप्ट भी आ गया। आप लोगों के कोर्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, हमें पता है कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब जिसका सॉल्यूशन प्रोग्रामर नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें अलग से एरर या एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखना पड़ता है। तो अभी यहाँ डिक्शनरी आपको दिख रही है जिसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। अब हमें एक एक करके इन सारे चारों ऑप्शंस को एनालाइज करके ये देखना है कि किस में हमें एक्सेप्शन मिल रहा है। तो हम सबसे पहले ए में जाते हैं। ए, माई डिक डॉट गेट ऑरेंज। अब हम गेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। गेट फंक्शन से ये होता है कि पहले तो ये देखेगा कि ये की जो है ये इस डिक्शनरी में है कि नहीं, तो यस द की इज, इट इज अ वैलिड की इन द डिक्शनरी, तो ये आपको सीधे सीधे आंसर इसका क्या देगा, 30। और मान लो अगर ये की नहीं भी होता तो भी आपको एरर नहीं देता, नन देता। तो ये तो ऑप्शन हमारा एप्लीकेबल नहीं है। लेट्स कम टू द सेकंड वन, प्रिंट माई डिक्ट एप्पल कॉमा बनाना। अब यह देखिए, हमने लिखा डिक्शनरी और डिक्शनरी के साथ हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब हम डिक्शनरी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट कब बनाते हैं,
जब हमें उसमें एक की लिखना होता है और उस की हमें वैल्यू चाहिए होती, तो इस की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर एप्पल होता तो 10 मिलता। तो नियम यही है कि आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही की मेंशन करना है, आप एक से ज़्यादा कीज़ को मेंशन नहीं कर सकते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा मतलब दिस इज रॉन्ग, इसमें हमें एरर मिलेगा। तो ये फर्स्ट वाला जो क्रॉस है उसको आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा, मतलब मैं इसमें ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ नो एरर। पहला वाला स्टेटमेंट बिना एरर के चलेगा, सेकंड वाले में एरर आया है। आपको क्वेश्चन में पूछा है विच विल रेज एन एक्सेप्शन, तो ये दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द करेक्ट आंसर। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो माई डिक्ट एप्पल इक्वल्स 20, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है क्योंकि इसमें एक की आपने दिया है, इक्वल्स 20 मतलब आप इसके वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो, विच इज करेक्ट बिकॉज डिक्शनरीज आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इसमें भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अब लास्ट है डी, प्रिंट str माई डिक, मतलब हम पूरी डिक्शनरी को स्ट्रिंग में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जिसमें एक्सेप्शन रेज होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स मेथड डू इन पाइथन। तो रिमूव मेथड, हमें पता है कि रिमूव मेथड क्या करता है। रिमूव मेथड के अंदर जो x दिया है इट रेफर्स टू द एलिमेंट इन अ लिस्ट। याद रखिएगा, पहले तो रिमूव मेथड सिर्फ लिस्ट पे काम करेगा और दूसरी चीज ये एलिमेंट को रिमूव करता है। तो हमने जो ये आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है दिस इज एक्चुअली द एलिमेंट विद इन द लिस्ट। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रिमूव्स द एलिमेंट एट इंडेक्स एक्स, दिस इज रॉन्ग, कभी भी रिमूव फंक्शन इंडेक्स पे वर्क नहीं करता है। बी, रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स फ्रॉम द लिस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आपके लिस्ट में एक्स कहीं कई जगह पे है तो वो लेफ्ट मोस्ट एक्स, मतलब जो फर्स्ट पहला एक्स उसको लेफ्ट साइड से मिल गया उसी को वो रिमूव करेगा। सी, रिमूव्स ऑल अकरेंसेस ऑफ द वैल्यू एक्स, एब्सोल्युटली नो, रिमूव्स द लास्ट अकरेंस, ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टेबल हैज अ प्राइमरी की, अब देखिए हम सीधे आ गए डीबीएमएस पे, and two alternate keys, how many candidate keys will this table have। अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि प्राइमरी की क्या होता है, ऑल्टरनेट की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है। तो प्राइमरी की हमें पता है एक ऐसा फील्ड आपके टेबल में विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ऑल द टपल्स। तो मान लो एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, उस स्टूडेंट टेबल में आपके पास है रोल नंबर। तो अब ये रोल नंबर क्या किस टाइप से होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये रोल नंबर आपको दिखा होगा क्लास में किसी भी दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं होता है, मतलब दो इसमें प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक होता है नॉट नल और एक होता है यूनिक। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी की। अब क्या होता है कि प्राइमरी की बनने की रेस में बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं आपके टेबल में। लेट्स से रोल नंबर के बाद स्टूडेंट का नाम हो गया, उसके बाद आपने सोचा कि चलो स्टूडेंट का नेम तो है ही, साथ में हम उसके फ़ोन नंबर को भी ले लेते हैं। अब फ़ोन नंबर भी कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन नंबर आपका हर स्टूडेंट का अलग फ़ोन नंबर होता है, तो हम उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो और आपके पास एज है, लेकिन एज कई स्टूडेंट्स का एज सेम हो सकता है, इस वजह से हम एज को कई बार कंसिडर नहीं कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट, लेकिन फ़ोन नंबर को कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम को कर सकते हैं, रोल नंबर को कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए
प्राइमरी की रेस में 3 ऐसे कीज हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और फ़ोन नंबर। तो ये तीनों आपके क्या हो गए? कैंडिडेट की। अब इन तीनों में से रेस कौन जीत गया? रोल नंबर। तो बचा कौन? एस नेम और फ़ोन नंबर। तो ये दोनों अब आपके क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट की। भाई रेस में सब लोग खड़े हो रहे हैं, उस सारे कैंडिडेट्स हैं। अब जो जीत गया वो बन गया प्राइमरी की, जो बच गए वो हो गए ऑल्टरनेट कीज। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से एक टेबल में एक प्राइमरी की है और 2 ऑल्टरनेट कीज है, जिसका मतलब है कि भाई जो प्राइमरी की था ये है ऑल्टरनेट की। तो जो प्राइमरी की था भाई कभी ना कभी तो वो भी कैंडिडेट रहा होगा, तो वो और 2 ऑल्टरनेट की, मतलब टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट्स थे? 3। तो हाउ मेनी कैंडिडेट कीज विल दिस टेबल हैव? 3। अब हमारे आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। अब आपको सबसे पहले ही ये दिख गया फाइल, ऊपर से क्या, कौन से फाइल? टेक्स्ट फाइल। तो ये टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखकर आप पहली ही बार में कोई भी बच्चा घबरा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपको स्टेटमेंट्स दिख रहे होंगे, जिसमें हमने सेकंड स्टेटमेंट में ही 100 बाइट्स रीड करे हैं, फिर एक ब्लैंक है, फिर नेक्स्ट डेटा इक्वल्स फाइल रीड, फिर हमने 50 और बाइट्स रीड करे, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन इसमें समझने वाली बात सिर्फ ये है कि इसमें एक कमेंट लाइन आपको दिया गया है, तो आपको बेसिकली उस कमेंट लाइन को पढ़ना है, क्योंकि आपका आंसर इसी कमेंट लाइन से बनेगा। अब कमेंट लाइन क्या बोल रहा है? मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो किसी भी फाइल में फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीक फंक्शन। और यहाँ पे क्योंकि हमें बिगनिंग ऑफ द फाइल, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फाइल के पॉइंटर को पहुंचाना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फाइल डॉट सीक 0। तो बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन है एक्चुअली। इस क्वेश्चन को इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड लुक दे दिया, लेकिन उसमें सिर्फ इस एक स्टेटमेंट का खेल है। बाकी 100 बाइट से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, 50 बाइट से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब हमें सिर्फ उसे सीक करा के स्टार्टिंग में पॉइंटर को लाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।